इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय भाग 6, जिसमें हम इटली के बारे में पढ़ेंगे। इटली में क्या क्या हुआ था। उसके पहले मैं चित्र के बारे में बता देता हूँ। यह चित्र 70 नंबर जन्मदिन के बाद मतलब 17वें जन्मदिन पर इनको भेंट किया गया था। किसको? बिस्मार्क को। ये दो कर्नल यहाँ पर मिल रहे हैं, कमांडर यहाँ पर मिल रहे हैं, उसी का ये चित्र बनाया गया है, जिसका साइज है 2.7 मीटर गुने 2.7 मतलब 2.7 बाई 2.7 का ये चित्र बना हुआ है लंबाई चौड़ाई में। तो जर्मनी के तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास है। जिस तरह जर्मनी में हुआ उसी तरह इटली में भी ये राजनीतिक बंटवारे वगैरह में बहुत लंबा इतिहास इसका लिखा गया है। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में घिरा हुआ है, मतलब उसमें बिखरा हुआ है। ठीक है, अलग अलग राज्य में बना हुआ है। जैसे में देख लो, ये प्रसा और जर्मनी है। जर्मनी ये सब मिल गए थे ना, उत्तरी सागर, हुनोवर, ब्रुसवी और सिलेसिया और रूसी साम्राज्य, पोपेर्निया, पश्चिम पासा, प्रसा ये सब प्रसा का भाग है। प्रसा के भाग से बिस्कुडविया और थुरिजिनिया राज और हेसेन नासा और राइनलैंड, बिस्पोटनिया, ये सब कितने बड़े बड़े राज हैं। इसमें बताया गया है जो नीला कलर का है प्रसा 1866 से पहले, और आपको जो ये मिट्टी कलर का दिख रहा है ऑस्ट्रिया प्रसा है, ऑस्ट्रो प्रसा 1866 से पहले प्रसा द्वारा जीता हुआ था। ये हरा कलर में है जो जर्मन महासंघ से बेदखल ऑस्ट्रियाई भूभाग है, जो जर्मन से अलग कर दिया गया था। उससे कम जो तोता कलर का है जर्मनी महासंघ की स्थापना हेतु प्रसा में शामिल 1867 में हुआ था। जो पिंक कलर का है जर्मनी साम्राज्य की स्थापना हेतु दक्षिण जर्मन राज्य प्रसा में शामिल 1871। जो उस कम नीला कलर का है वो है फ्रांस प्रसा युद्ध में प्रसा द्वारा जीता हुआ 1871 में प्रसा इसको जीत लिया था। जर्मन का एकीकरण 1866 से 71 के बीच में। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों से बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सर्डिनिया पिडमोंटन के एक इतालवी राजघराने का शासन था इस पर, मतलब एक था इतालवी राजघराने का शासन इस पर चलता था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्गों के अधीन था। किसके? हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बे राज्यों के अधीन थे। इतालवी भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था और अभी तक उसके विधि क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। उसके अभी भी सब चीज मौजूद हैं, आप जान सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये देखो हंटर से मार रहा है किसको? व्यंग चित्र है, ये व्यंग चित्र है। जर्मन राइखस्टैग संसद में ऑटो बोन बिस्मार्क, फिगारो से वियना 5 मार्च 1870। 1880 के दशक में ज्यूसेप मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचार क्रियाक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहियों की सफलता से युद्ध के जरिए इतालवी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारियां सार्डिनिया पोडमोंटन के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंपा गया। विक्टर इमैनुअल द्वितीय पर आ गई, उन्हीं को सौंपा गया कि भैया अब हमको मिलाओ, अब हमको मिलाकर आगे चलो। किसको किसको मिलाना था? एक तो इटली को मिलाना था, और किसको मिलाना था? इटली और इतालवी राज्य को मिलाना था। इटली और इतालवी राज्य को मिलाकर इसको एक महासंघ बनाना था।
इस क्षेत्र में शासक अभिजात वर्ग की जो शासक वहां पर अभिजात तुरंत आए थे, नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। मंत्री जो थे प्रमुख काउर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया, न तो एक क्रांतिकारी था और न ही एक जनतंत्र के विश्वास रखने वाला था। इतालवी अभिजात वर्ग के, वहां पर जो इतालवी अभिजात वर्ग थे, तमाम अमीर और शिक्षित समुदायों की तरह वह इतालवी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था, सबसे ज्यादा फ्रेंच बोलता था। तो फ्रांस से सर्डिनिया और पिडमोंट की एक चतुर कूटनीति संधि, जिसके पीछे काउर का हाथ था। और काउर किस तरह वो किए थे? काउर का हाथ था से सार्डिनिया पिडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रियाई बल जो था उसको हरा पाने में कामयाब हुआ। और नियमित सैनिकों के अलावा जयूसेपे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया और खुद से हिस्सा लिया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियाओं के राज्य में प्रवेश कर गए और दोनों के साथ चलकर स्पेन शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे और स्थानीय किसानों को लेकर वे स्पेन के शासकों को हटाया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफी ज्यादा थी, गरीबी की दर और समझने की दर बहुत ज्यादा कम थी। और यहाँ पर देखो, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। ये लोग अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे, क्योंकि ये लोग पढ़े ज्यादा लिखे नहीं थे। किसान को पढ़ने की क्या जरूरत हो, तो खेती बाड़ी करता था ना। उस समय पढ़ने का काम था केवल ब्राह्मणों का, जो काम करते थे, मतलब समझ लो कि आप जिसको धर्म से काम करना है तो वही पढ़ेगा, उसी को पढ़ने का हक था। शूद्र वगैरह को पढ़ने को कोई देता था? थोड़े ना, कोई नहीं पढ़ने देता था। चंद्रगुप्त मौर्य, उनको तो कोई राजा बनाना नहीं चाहता था, लेकिन चाणक्य के वजह से, आचार्य चाणक्य के वजह से उनको बनाया गया। और है मगध राज। मगध में जब अशोक का राज था, तो अशोक को कोई राजा के रूप में स्वीकार कहाँ किया। अशोक इतना शक्तिशाली कि एक बार में बीचा बीची काट देगा किसी को, लेकिन हथियार चलाना छोड़ दिया। लेकिन फिर भी किसी का औकात नहीं होती थी कि मगध पे हमला कर देवे, अकेले फाड़ देता वो। लेकिन बात थी कि लोग के दिल में डर बैठ गया था। दक्षिण इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबोल्डी को समर्थन दिया था, गैरिबोल्डी एक समर्थन मांगे थे उनसे, गैरिबोल्डी एक संस्था था, समूह था, तो गैरिबोल्डी को समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया, जिसको इटालिया के बारे में अभी सुना ही नहीं था, उन लोगों ने इटालिया के बारे में सुना ही नहीं था। मानते थे कि लाटालिया विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। ये लोग मानते थे कि लाटालिया केवल विक्टर इमैनुअल की पत्नी थी। किसकी? इमैनुअल की पत्नी थी बस। ब्रिटेन की अजीब दास्तान। अब देखते हैं ब्रिटेन का कौन कौन सा दास्तान था। कुछ विद्वानों ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय राज्य का मॉडल यह आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। ब्रिटेन में राष्ट्रीय राज्य का निर्माण अचानक हुए कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था। यह एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया की वजह से हुआ था। यह देख लो, ये चित्र बताता है एकीकरण से पहले इटली ऐसा दिखता था। ठीक है, इतना इटली कौन है? इटली यहाँ पर आप देख सकते हैं, एकीकरण में इटली इस तरह दिखता था। 1 2 3 4 5 6 राज थे, और एकीकरण हो जाने के बाद इटली का ये हाल हो गया। सब के सब मिल गए इटली में। नतीजा था कि इटली मिल गए। जो लंबा इनका आंदोलन चला था उसी का नतीजा था कि ये सब मिल गए। 18वीं सदी के पहले बित्रानी राष्ट्र था ही नहीं। उस समय बित्रानी राष्ट्र तो हिले नहीं था। बित्रानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग
अंग्रेज, वेल्श, स्कॉट या आयरिश के मुख्य पहचान निर्जातीय थी। मतलब कोई जानता ही नहीं था इनको, निर्जातीय थी। इन सभी जातीय समूहों की अपनी, इन सारी जितनी जातीय समूह है उनकी अपनी, निर्जातीय का मतलब एक साझा नस्ल, जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता था। मतलब अपनी जात जिसको किसी को नहीं पता है। इस जातीय समूह की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, लेकिन जैसे जैसे अंगल राष्ट्र की धन दौलत, जो अंगद राष्ट्र था वहां पर, जिसका धन दौलत ज्यादा बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा तेजी में बढ़ने लगा, तो अहमियत और सत्ता, कौन सा, अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई और वह द्वीप समूह जो छोटा सा था, द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ और अपने सटे हुए सारे राज्य पर सत्ता फैलाने में सफलता मिलते गई। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद अंगल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली और राजतंत्र से ताकत छीनने के बाद इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। आज उसी को इंग्लैंड बोलते हैं, इंग्लैंड सब पे राज किया ना। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट्स फॉर यूनियन 1707 में बना। इसे यूनाइटेड किंगडम फॉर ग्रेट ब्रिटेन का नाम उसके गठन से चालू हुआ। मतलब उसको बोलते थे यूनाइटेड किंगडम फॉर ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ उसी समय। इसे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रितानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा हो गया। उसके बाद आंग्ल सदस्य जो थे वहां पे, वो वहां पर राज्य करने लगे। एक ब्रितानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ था कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थाओं को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के निवासी जिन कैथोलिक स्कूलों ने जब भी अपनी आजादी को व्यक्त करने का प्रयास किया, मतलब जब भी अपने आजादी के लिए आवाज उठाने का शुरुआत किया, उन्हें जबरदस्ती उन्हें दबा दिया गया, दमन का सामना करना पड़ा, तुरंत दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गेलिक भाषा, उन लोग गेलिक भाषा बोलते थे, तो गेलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। वो लोग अपना भाषा और अपनी बोलचाल वहां पर नहीं बोल सकते थे और ना ही अपना पोशाक पहन सकते थे। उनमें से बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। बहुत लोग वतन अपना छोड़कर चले भी गए। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र था। वह देश कैथोलिक और प्रोटेस्ट धर्म उस समय मानने वाले थे। तो कैथोलिक और प्रोटेस्ट धर्म गुटों ने गहराई में बांट दिया, मतलब उनको बांट दिया, दो तरफ कर दिया। ठीक है। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्ट धर्म जो मानने वाले थे, तो उनका बहुसंख्यक होने की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता मिली और कैथोलिक देश पर कब्जा कर लिया इन्होंने। ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए, ब्रितानी इन लोगों का प्रभाव था, उसके विरुद्ध जो प्रभाव इन पर हुआ, विरोध हुआ, उसके वजह से कैथोलिक विद्रोहों को निर्ममता से, जबरदस्ती हथियारों के वजह से कुचल दिया गया। वोल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन 1798 की अगुवाई में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया था। जबरदस्ती आयरलैंड में, यहाँ पर देखो, जबरदस्ती आयरलैंड को किसमें मिला दिया गया? बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में इसको मिला दिया गया। मतलब अमेरिका ने उसको मिला दिया। किसको? आयरलैंड को। आज भी आयरलैंड उसी में है। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण हुआ। उस समय नया ब्रितानी राष्ट्र बन किया गया, जिस पर हवाई अंगल थे, उनकी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। तो हवाई अंगल का मतलब वहां पर उनका संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ।
नए ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह जो थे वहां पे, उसको ब्रितानी झंडा, यूनियन जैक बोलते थे उसको, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव ओवर नोबल किंग, मतलब मेरे किसको, मतलब सेव करो, किसका सुरक्षा करो, राजा की, को खूब बढ़ावा दिया गया। पुराने राष्ट्र इस संघ में मातहत सहयोगी के रूप में ही रह गए और बाकी जितने भी राष्ट्र थे उसमें सहायता देने में ही रह गए, और ये यहाँ पर सबको मिलाकर आगे चलने लगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए यहाँ पर बॉक्स 2 देख लेते हैं। जयूसेपे गैरिबोल्डी 1807 में जन्म हुआ, 82 तक थे। संभवतः इटली के स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर है। उसका संबंध एक ऐसे परिवार से था जो तटीय व्यापार में संलग्न था और वह स्वयं व्यापारिक नौसेना में एक नाविक था। 1833 में उसकी मुलाकात मेत्सिनी से हुई। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा है। 1834 में पिडमोंट के गणतांत्रिक विद्रोह, वहां पर गणतंत्र के लिए विद्रोह हुआ था, तो गणतांत्रिक विद्रोह में उसने भाग लिया। यह विद्रोह कुचल दिया गया था और गैरिबोल्डी को दक्षिण अमेरिका भागना पड़ा, जहां वह 1848 तक निर्वासन में रहा। निर्वासन में कहा, जेल में रहा, जेल में नहीं बोल सकेंगे, लेकिन एक तरह से कैद में ही रहा था वो, छुप कर। 1854 में उसने विक्टर इमैनुअल द्वितीय का समर्थन किया, जो इतालवी राज्यों को एकीकृत करने का प्रयास कर रहे थे, मतलब मिलाने का प्रयास कर रहे थे। 1860 में गैरिबोल्डी ने दक्षिण इटली की तरफ क्या किया, दक्षिण इटली की तरफ एक्सप्रेशंस फॉर द 1000, मतलब हजारों लोगों का अभियान एक नेतृत्व किया। इस अभियान में नए स्वयं सेवक जुड़ते चले गए और उनकी संख्या लगभग 30,000 तक पहुंच गई। इनके साथ सैनिकों के वे रेड शॉर्ट्स के नाम से लोकप्रिय हुए। क्या? वे रेड शॉर्ट्स के नाम से वो लोग जाने जाते हैं। 1867 में गैरिबोल्डी के नेतृत्व में स्वयं सेवकों की एक सेना पेपल राज्यों के लड़ने रोम गई। पेपल राज्य से लड़ने रोम गई। रोम एक देश है, तो रोम गई और इटली के एकीकरण में अंतरिम बाधा थी रोम। वहां एक फ्रांसीसी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। रेड शॉर्ट्स फ्रांसीसी और पेपल सैनिकों के सामने टिक नहीं। 1870 में जब प्रसा से युद्ध हो रहा था, उसके दौरान फ्रांस ने रोम से अपने सैनिक हटा लिए। तब जाकर पेपल राज्य अंततः इटली में सम्मिलित हुआ, इटली से मिल गया। किसी वजह से फ्रांस ने अपना सेना हटा लिया रोम से। तब ये देख लो, ये चित्र आपको यहाँ पर दिख रहा है। गैरिबोल्डी साइडिनिया पिडमोडन के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय को इटली नामक एक बूट, मतलब जूता पहनने में मदद कर रहे हैं। इसके अगले भाग में पढ़ेंगे राष्ट्र की दृश्य कल्पना, मतलब राष्ट्र कौन सा कल्पना कर सकता है सोच के माध्यम से। इसके बारे में हम भाग 7 में पढ़ेंगे। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं, और चाहे तो आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो अभी दे सकते हैं।